तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है पॉलिटिक्स से। आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। कल से ये न्यूज़ बहुत चर्चाओं में रही है दोस्तों। बेसिकली ये जो पूरा मामला है उसको कहते हैं नेशनल हेराल्ड केस। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लगभग कई सालों से चल रहा है। इससे पहले भी ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है टाइम टू टाइम दोस्तों। जनरली मैं पॉलिटिकल साइंस पे टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे आज इसको बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। Fresh FIR in National Herald case. बीजेपी क्लेम्स क्लियर लूट, कांग्रेस अलीज वेंडेटा। भाई जो नेशनल हेराल्ड केस है पहले से चल रहा है। उस पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है दोस्तों ईडी के द्वारा। लेकिन एक लेटेस्ट नई एफआईआर दर्ज करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। बीजेपी ने इसको कहा है कि लूट है, एक तरह से क्या है, लूट करी है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस ने इसको क्या कहा, पॉलिटिकल वेंडेटा कहा दोस्तों। जानबूझ के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऐसा इनका कहना था। के बाद आप सेकंड न्यूज पढ़े। दिल्ली पुलिस फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट सोनिया गांधी राहुल गांधी इन नेशनल हेराल्ड केस ऑन ईडी कंप्लेंट। बेसिकली ईडी ने कंप्लेंट करी। उस कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है उसमें एफआईआर कल दर्ज करी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने न्यूज तो पढ़ी ली होगी। न्यूज ये है कि बेसिकली जो दिल्ली पुलिस है उसके एक विंग होती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। आप यहाँ देखो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईओडब्ल्यू ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, बेसिकली जो आर्थिक मामलों में अपराध होते हैं उसकी ये जांच करता है। उसने क्या किया, एक रजिस्टर्ड प्रेस एफआईआर, एक नई एफआईआर रजिस्टर्ड करी। किसके खिलाफ? कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी के खिलाफ करी है दोस्तों, एंड अदर्स इन नेशनल हेराल्ड केस। बेसिकली ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नेशनल हेराल्ड से। इसके बारे में हम दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे कि पूरा मामला है क्या, नेशनल हेराल्ड का मैटर क्या है। तो बेसिकली ये एफआईआर रजिस्टर्ड करिए दोस्तों, ये करिए कंप्लेंट फ्रॉम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बेसिकली इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने वो पावर होती है कि जब कोई मैटर में वो जांच कर रहा होता है, उसको लगता है कि किसी अन्य संस्था को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस संस्था को लिख के देता है, तब वो संस्था भी उस पर खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ईडी ने दिल्ली पुलिस को लिख के दिया कि आप भी क्या करो, इस मामले में जांच करो। तो जांच के मामले में फिर दोस्तों एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस ने करी है। ये पूरी न्यूज़ है, आई होप आपको समझ में पड़ गई होगी। इस पूरे मामले में दोस्तों बार-बार आ रहा है नेशनल हेराल्ड केस। बेसिकली इस पूरे मैटर को कहते हैं नेशनल हेराल्ड केस। इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये बेसिकली एफआईआर इज रजिस्टर्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या हुआ, आपराधिक जो षड्यंत्र किया दोस्तों। एक सेक्शन होता है आईपीसी का 120 बी, चीटिंग 420 तो आपने सुना ही होगा। चीटिंग के मामले में 420, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चल संपत्ति है दोस्तों उसका दुरुपयोग करना, ये आईपीसी की धारा 430। इन सेक्शंस में दोस्तों इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें सबसे मुश्किल और सबसे जटिल जो धारा है बेसिकली 120 बी है, जिसमें एक काफी लंबे टाइम तक दोस्तों सजा हो सकती है। तो ये सब मामलों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो अब हम जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस को। जानने के पहले दोस्तों कुछ चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजीएल। ये एजीएल बार बार में दोस्तों इस केस में आएगा। तो सबसे पहले आप एजीएल के बारे में जानो, एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड। बेसिकली ये एक ब्रेन चाइल्ड है किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का। आजादी के पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने बेसिकली एसोसिएट जनरल लिमिटेड की स्थापना की थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1937 में हुई थी, अनलिस्टेड कंपनी। बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी के रूप में दोस्तों एसोसिएट जनरल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। पर मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर दूं, इसकी स्थापना भले ही मुख्य भूमिका नेहरू जी की रहे हो, जवाहरलाल नेहरू जी की, लेकिन वो अकेले इसके मालिक नहीं थे। उसके नेहरू जी और उनके जैसे 5000 अन्य फ्रीडम फाइटर ने मिलकर दोस्तों इसका स्थापना की थी। तो लगभग 5000 के आसपास दोस्तों इसके शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के। नेहरू जी अकेले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों, आगे काम आएगा। नेहरू जी अकेले एजीएल के मालिक नहीं थे। नेहरू जी ने बेसिकली एक कंपनी की स्थापना करी 1937 में, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। इसमें लगभग 5000 से ज्यादा दोस्तों जो फ्रीडम फाइटर थे वो शेयर होल्डर थे। इन 5000 लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। ठीक है, तो इट मीन नेहरू जी का अकेले ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 5000 जो शेयर होल्डर्स थे ये इस एजीएल के मालिक है दोस्तों। अब ये दोस्तों इसने काम क्या किया, बेसिकली जो इसकी स्थापना तो 5000 शेयर होल्डर के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें मरते रहे, कुछ ऐसे चलता करता दोस्तों। आज की डेट में 2010 में इस कंपनी में लगभग 1057 शेयर होल्डर्स हैं। कितने? 2010 में दोस्तों इस एजीएल कंपनी में 1057 शेयर होल्डर थे। इट मींस ये 1057 लोग इस कंपनी के मालिक थे, जिसमें कुछ मुख्य नाम है। कांग्रेस के तो देखो अधिकांश मेंबर है ही से, नेहरू गांधी परिवार तो है ही से, लेकिन प्रशांत भूषण, इनके पिता बेसिकली शांति भूषण इसके फाउंडर में से एक थे। तो प्रशांत भूषण जो जस्टिस काटजू है, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, ये भी दोस्तों इसके शेयर होल्डर्स थे। इन्होंने बाद में ऑब्जेक्शन किया, इसलिए इन दोनों का नाम जानना हमको जरूरी है। अभी देखो इसका नाम से स्पष्ट है, ये जेल क्या काम करता था, बेसिकली ये जर्नल न्यूज़पेपर पब्लिश करने का काम करता था। आप सबको पता है आजादी के पहले
बड़े-बड़े जो नेता लोग थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब अपने-अपने न्यूज़पेपर निकालते थे। चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो। सब अपने-अपने क्या करते थे, मैगज़ीन निकालते थे, जिससे अपनी राय जनता के पास पहुँचाई जाते थे। तो बेसिकली एजेल कंपनी की स्थापना इसलिए हुई थी कि कांग्रेस पार्टी क्या करे, अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करे, जिसमें अपनी बातों को रख सके। तो बेसिकली 3 इसने क्या किया, न्यूज़पेपर लॉन्च किया, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने। सबसे फेमस है नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड कोई चिड़िया का नाम नहीं दोस्तों, नेशनल हेराल्ड बेसिकली एक अखबार का नाम है, जिसकी स्थापना कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, एजेएल के द्वारा की गई थी। इसकी दोस्तों शुरुआत 1938 में हुई थी। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर चल रहा है, वो बेसिकली इसकी शुरुआत 1938 में करी गई थी। किसके द्वारा? तो एजेएल के द्वारा की गई थी। अब बेसिकली ये आजादी के पहले तो क्या था करते थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे इसमें अपनी माउथ पीस के रूप में काम करता था, वो अपनी बातें रखते थे, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इसमें सहयोग करते थे। इसलिए बीच में कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर अंग्रेजों ने इस पर बैन भी लगाया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन आजादी होने के बाद इसके बाद दोस्तों ये नेशनल जो हेराल्ड न्यूज़पेपर है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी का एक माउथ पीस के रूप में काम करने लगा। इस न्यूज़पेपर बिकम ए माउथ पीस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक तरह से मुखपत्र टाइप बन गया नेशनल हेराल्ड। बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में ये पब्लिश होता था, और 2008 के आसपास में दोस्तों इसकी फाइनेंशियल स्थिति वीक थी, तो इसको बंद कर दिया गया 2008 के आसपास में। ठीक है। नेशनल हेराल्ड के पास के अलावा दोस्तों ये एजेल कंपनी कौमी आवाज उर्दू भाषा में एक अखबार निकालती थी। इसके अलावा एक दोस्तों नवजीवन करके भी अखबार निकालती थी हिंदी भाषा में। तो ये 3 न्यूज़पेपर दोस्तों ये एजेल कंपनी निकाला करती थी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड बेसिकली ये जो नेशनल हेराल्ड है, इसका कई स्टेट्स में इसके ऑफिस वगैरह थे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे मुंबई हो, ऐसे कई जगह से दोस्तों ये अखबार निकाला करता था। कई जगह पे इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ थी। उस ज़माने में दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का माउथपीस था, तो कांग्रेस पार्टी की ज़्यादातर राज्यों में सरकार थी आज़ादी के बाद में। कई राज्यों ने इसको क्या किया, कई सारी संपत्तियाँ उन राज्यों में दोस्तों एक तरह से भूमि आवंटन कर दी। तो आज की डेट में दोस्तों ये एजेल कंपनी के पास लगभग 2000 से भी ज़्यादा करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियाँ हैं दोस्तों। तो नेशनल हेराल्ड है बेसिकली, इसके पास में न्यूज़पेपर के पास में प्रॉपर्टी जो अबाउट 2000 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग हेराल्ड हाउस। एक हेराल्ड हाउस दोस्तों जो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में है बेसिकली ये, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दोस्तों। ऐसे मिला के लखनऊ में चाहे मुंबई में ऐसे मिला के दोस्तों आसपास नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां 2000 करोड़ के आसपास मानी गई है। ये तो दोस्तों गवर्नमेंट रेट है डीएलसी रेट पर, जबकि आप जानते हो जो बाजार रेट होती है संपत्तियों की प्रॉपर्टी की वो गवर्नमेंट की रेट से ज्यादा होती है। तो ऐसा अनऑफिशियल ये मानना है कि भाई नेशनल हेराल्ड के आसपास कितनी थी, 5000 करोड़ की संपत्तियां हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट फिगर भी लें तब भी 2000 करोड़ के आसपास दोस्तों इस नेशनल हेराल्ड के पास में संपत्तियां थी। लेकिन समय के साथ दोस्तों इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, वीक होगी। समय के साथ क्या होगा, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी। हालांकि इसके पास प्रॉपर्टियां खूब थी, लेकिन इसकी फाइनेंशियल स्थिति वीक थी, तो इसको लोन लेना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी थी, वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी कि भैया इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, ये अखबार बंद हो जाए, वो उसको चलाना चाहती थी। तो इसने समय समय पर इसको लोन दिया। कितना, 90 करोड़ का लोन दिया नेशनल कांग्रेस ने। कब से कब तक, 2002 से 2011 के बीच में। तो दूसरी न्यूज पढ़े आप, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। बेसिकली नेशनल हेराल्ड के पास प्रॉपर्टी तो 2000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति डे टू डे की इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपने कर्मचारी को सैलरी वगैरह दे सके। तो इसके लिए इसने कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की जो मालिक थी एजेएल, इस एजेएल को कितना, 90 करोड़ के आसपास लोन दिया। कब से कब तक, 2002 से 2011 के बीच में, ताकि ये अपने कर्मचारियों को सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम दे सके, लाइट बिजली का बिल भर सके। ये सब कामों के लिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इस एजेएल को लोन दिया, ताकि ये जो अखबार है वो चलता रहे। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक नई कंपनी आती है दोस्तों, यंग इंडिया लिमिटेड। क्या आती है, यंग इंडिया लिमिटेड। इससे महात्मा गांधी इससे कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी के रूप में 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 2010 में। 2010 में एक नई कंपनी बनी, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इसके मालिक कौन कौन थे, तो दोस्तों 4 लोग इसके मालिक थे, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास इस कंपनी में 74% शेयर होल्डिंग थी। ठीक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो ये यंग इंडिया लिमिटेड में 74% मालिक थे इसके दोस्तों। और जो रिमेनिंग 24% है या 26%, सॉरी, तो उसके मालिक थे मोतीलाल वोरा एंड ऑस्कर फर्नांडिस। ये चारों आपको नाम सुने होंगे, ये चारों कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं। राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या मोतीलाल वोरा हो, ये तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। और ऑस्कर फर्नांडिस, सब कांग्रेस से जुड़े हुए चारों लोग। तो 74% के मालिक कौन, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और 24 बच्चे जो 26% के मालिक कौन, मोतीलाल वोरा एंड ऑस्कर फर्नांडिस। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये बेसिकली इसकी स्थापना की थी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अर्थात सेक्शन 25 कंपनी। बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब होता है कि ये इसके मालिकों को कुछ भी नहीं देगी। जो पैसा इसका आएगा वो उसी बिजनेस में निवेश होगा, उसी काम में निवेश होगा। सीधी सी बात है। इसका कंपनी के जो मालिक है, जैसे कि सपोज करो यंग इंडिया लिमिटेड एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इट मींस
जो इसके प्रोमोटर हैं या जिसको शेयर होल्डर्स हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी एंड गोस्वामी प्रणाली, इनको इससे कुछ मिलेगा नहीं। ये कंपनी अगर पैसा भी कमाएगी तो इसमें से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को कुछ मिलना नहीं है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगी इस केस में, इसलिए मैं अभी से इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है बात है इसको, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी तो अब है नहीं, खत्म हो गए, तो उसमें फडणवीस की भी डेथ होगी। तो आज की डेट में मोटा मोटी दोस्तों इस इंडिया लिमिटेड कंपनी के मालिक कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है बात। अब ये सब शुरुआत हुई कैसे हुई? इस जो नेशनल हेराल्ड केस का या डील कहते हैं या जो भी कहते हैं इसको, नेशनल हेराल्ड केस जो बेसिकली शुरू कैसे हुआ? तो एक डील हुई 2011 में। क्या डील हुई? 2011 में बेसिकली एक डील हुई। इसमें क्या-क्या, एक तरफ तो था यंग इंडिया लिमिटेड। इस यंग इंडिया लिमिटेड समझ गए होंगे आपको, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मालिक कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी 74%, बाकी 2 लोग थे। ये 4 लोग इसके मालिक थे। इसने क्या किया दोस्तों, बेसिकली अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अब 3 चीजें इसमें, 3 पार्टी बनेगी। 3 पार्टी दोस्तों यहाँ पर बनेगी। एक तो होगी कौन? एजीएल, ठीक है? एक होगी कांग्रेस पार्टी। तीसरी होगी दोस्तों यंग इंडिया लिमिटेड। ये चीज अगर आप समझ गए तो पूरा घोटाला या पूरा जो डील है, पूरा जो विवाद है वो समझाओगे। तो इस एजीएल ने किससे पैसा लिया था? एजीएल ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ में पैसा लिया था, ठीक है? 90 करोड़ रुपए के आसपास लोन लिया था कांग्रेस पार्टी से। किसने लिया? एजीएल ने। ये तो आपको मैंने बता चुका। एजीएल की स्थिति वीक थी लेकिन वो चलना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी ने इसको 90 करोड़ का लोन दे दिया। तो लेकिन दोस्तों 2011 में जो डील हुई ना, इसमें इसने क्या किया, जो ये यंग इंडिया लिमिटेड है, इसने 50 लाख रुपए दिए किसको? कांग्रेस पार्टी को। क्या दिए? 50 लाख रुपए दिए। और 50 लाख रुपए देके दोस्तों ये 90 करोड़ के जो ये लोन था ना, ये इसने परचेज कर लिया। ठीक है? समझे बात को? जो कांग्रेस पार्टी थी, अब इस एजेल के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी दोस्तों। इसके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसने 90 करोड़ रुपए उधार लिए कांग्रेस पार्टी से, ताकि ये अपना डे टू डे का खर्चा चला सके। तो ये यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, जिसके मालिक कौन थे? गांधी परिवार थे। उसने 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को दिया और ये 90 करोड़ रुपए का क्या करा, ये बोरोइंग इसने इससे खरीद ली। ठीक है? अब इसने इससे खरीद ली तो ये एजीएल की जितनी भी शेयर होल्डिंग थी दोस्तों, जो एजीएल की जितनी भी शेयर होल्डिंग थी, वो सब किसको ट्रांसफर होगी? वो वाईआईएल को होगी। एक तरह से इस एजीएल के मालिक कौन बन गई दोस्तों? एजीएल के मालिक बन गई यंग इंडिया लिमिटेड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है? तो अब इस एजीएल के पास कितना करोड़ की प्रॉपर्टी? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सोचो तो, इसमें जो ये मेन आरोप यही है कि भाई 90 करोड़ का इसका एजीएल का पे उधार था। एजीएल चाहता तो ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से कोई भी एक छोटी प्रॉपर्टी बेच देता, 90 करोड़ चुका देता। लेकिन इस 90 करोड़ के खातिर ये जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है दोस्तों, इस यंग इंडिया लिमिटेड ने केवल 50 लाख रुपए में खरीद ली। तो सोचो एक तरफ कैसा जादू हो गया कि हम 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब ये इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन? गांधी परिवार। तो इसका बेनिफिट किसको होगा दोस्तों? इन्हीं को होगा। ये ऐसा आर्गुमेंट कहना है किसका? ईडी का कहना है, और इनकम टैक्स वगैरह का कहना है, या फिर दिल्ली पुलिस का जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका कहना है। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा जो ये लास्ट ये लाइन है, स्लाइड है, ये पूरा गेम है। एजीएल पे क्या था? 90 करोड़ का कर्ज था, किसका? कांग्रेस पार्टी ने इसको उधार दिया था। फिर 2010 में बनी यंग इंडिया लिमिटेड। इस यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से ये 90 करोड़ का लोन था, 50 लाख रुपए में खरीद लिया। अब ये कैसा जादू है? 90 करोड़ का लोन 50 लाख में खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया तो खरीद लिया। इसके साथ क्या हुआ? इसका ये एजीएल का मालिक कौन बन गया? यंग इंडिया लिमिटेड बन गई। ठीक है? पूरी इसको दोस्तों एजीएल का जो शेयर होल्डिंग थी उसको इक्विटी में बदल दिया शेयर में, और इसका मालिक कौन बना दिया? यंग लिमिटेड लिमिटेड ने। तो एक तरह से ये यंग इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों 50 लाख में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। इट मींस ये घोटाला है सीधा-सीधा। क्या किया? ये बेनिफिट है एजीएल की प्रॉपर्टी में कब्जा करने के लिए। किसने? ये यंग लिमिटेड लिमिटेड की जो प्रमोटर है गांधी परिवार है, इसने 50 लाख रुपए देके यंग एजीएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। एक तरह से क्या किया? ये बेनिफिट किया। यही दोस्तों पूरी कहानी है एफआईआर की। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो मुझे बता दो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये हुआ 2011 में क्या किया? 2010 में तो कौन बनी थी? यंग इंडिया लिमिटेड 2010 में बनी, और एक साल बाद इसने क्या किया? एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ एजीएल। एजीएल का कंट्रोल कैसे कर लिया इसने? बाय पेइंग द कांग्रेस पार्टी टू रुपए 50 लाख। कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए दिया और जो एजीएल पर कब्जा कर लिया। डिस्पाइट एजीएल एसेट बीइंग वैल्यूड एट नियरली आर्स 2000 करोड़ रुपए। भले से एजीएल के जो एसेट थे 2000 करोड़ रुपए थे, लेकिन 50 लाख रुपए दे गया कांग्रेस पार्टी को। ये वाईएल ने क्या किया? इस पर अपनी होल्डिंग कर ली, अपना कब्जा कर लिया। एजीएल इजिली पे 90 करोड़ बाय सेलिंग प्रॉपर्टी। चाहता तो एजीएल एजीएल क्या करता? दस कोई संपत्ति बेच के 90 करोड़ रुपए बस आसानी से चुका देता, बाकी प्रॉपर्टी इसके पास बनी की बनी रहती। लेकिन ऐसा गेम हुआ कि 50 लाख रुपए में क्या किया? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी चल गई। अब दोस्तों जब ये खेल हो रहा था, तो जाहिर सी बात है सारा गेम किसके होना था? जब एजीएल को टेक ओवर किया जा रहा था वाईएल के द्वारा,
तो जो एजेएल के सारे शेयर होल्डर थे, मैंने बताया था 1000 के ऊपर, इसकी सहमति चाहिए थी पहली बात तो। लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये करना था बाद में। जैसे मैंने नाम बताया था प्रशांत भूषण या जस्टिस कार्डू, उनका ये कहना था कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, बिना हमारी राय लिए जो ये, हम भी इस क्या थे, इस एजेएल के मालिक थे, शेयर होल्डर थे, बिना हमारी राय लिए क्या किया, ये वाईएल ने इस एजेएल को कब्जे में ले लिया और उसकी संपत्ति का मालिक बन गया। ये पूरी इस कहानी का मालिक था। और इसमें एक और रोचक बात, अब इस यंग इंडिया लिमिटेड के पास 50 लाख रुपए कहां से है? तो दोस्तों इस यंग इंडिया लिमिटेड के पास 50 लाख रुपए है, ये डोटेक्स कंपनी। डोटेक्स एक कलकत्ता बेस्ड सेल कंपनी है दोस्तों। जब इसकी जांच हुई तो देखा है डोटेक्स का ऑफिस बेसिकली कलकत्ता में जहां चलता है, वो तो एक गेस्ट हाउस है जहां जिंदगी में कभी कोई काम नहीं हो, केवल एक ऑफिस खोल रखा है बस। उसके अलावा कोई कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी कंपनी को दोस्तों जो कोई फिजिकल में कोई काम नहीं करती, केवल ऑफिस टाइप होता है, डार्क पोस्ट टाइप, उसको कहते हैं सेल कंपनी। तो ये बेसिकली कोलकाता बेस्ड सेल कंपनी थी। इसने क्या किया, इलीगली प्रोवाइडेड 1 करोड़ टू वाईएल। इसने क्या किया दोस्तों, 1 करोड़ रुपए किसको दिया? यंग इंडिया को। एक एज ए डोनेशन दिया, जैसे भी दिया डोटेक्स ने। और इस डोटेक्स का जो पैसा दिया यंग इंडिया लिमिटेड को, उससे उसने एजेएल को खरीद लिया। कोई दिक्कत है क्या? इसलिए दोस्तों जो कल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, उसमें डोटेक्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी कि इसने क्या किया, ये पैसा जो बेसिकली 1 करोड़ रुपए है, ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। एक तरह से क्या हो रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जरिया है। और यहाँ इनकम टैक्स की भी जांच बढ़ी, क्योंकि जब 2011-12 की डील हुई दोस्तों, तब कांग्रेस पार्टी ने, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने, क्या ये जो 1 करोड़ रुपए इनको ये डोनेशन के रूप में प्राप्त हुई यंग इंडिया को, या अपने रिकॉर्ड में दिखाया नहीं दिखा? तो उस टाइम की रिकॉर्ड में दोस्तों ये दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी को भी इसको कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन ये दिख नहीं रहा। तो अभी जांच चल रही है, बाकी देखेंगे आगे क्या होगा। अब मोटा मोटी कॉन्ट्रोवर्शियल डील यही थी। अब इस डील के खिलाफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत नहीं करी। तो दोस्तों इस डील के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शिकायत नहीं करी। जब 2011 में ये डील हुई तभी ज्यादातर अननोटिस थी, किसने इस पर ऐसा ध्यान नहीं दिया। ये सामान्य बात है कि चलता रहता है। लेकिन 2012 में दोस्तों तूफान तब आया जब बेसिकली सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना होगा, चर्चाओं में रहते काफी, इन्होंने दिल्ली कोर्ट में एक केस दर्ज किया। इन्होंने इस पूरी चीज की स्टडी करी, उनको लगा कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। तो 2012 में दोस्तों जो दिल्ली में कोर्ट है, कौन सी कोर्ट? कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन 2012 सुप्रीम जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने एक कंप्लेंट फिल्ड करी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अगेंस्ट सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी जी के खिलाफ और उनके सहयोग के खिलाफ। इस कंप्लेंट में क्या कहा इन्होंने, ये सुनो। इस कंप्लेंट में इन्होंने कहा कि बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी हैव कमिटेड फ्रॉड एंड लोन ग्रेबिंग। बेसिकली जो मैंने बताया पूरी गेम में होता है कि 50 लाख रुपए का देखिए वाईएल के माध्यम से 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उस टाइम दोस्तों इन्होंने इसका रेट बताया 1600 करोड़ के आसपास में। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने फ्रॉड किया, कैसे? लोन ग्रेबिंग करने के लिए वर्थ आरएस 1600 करोड़ रुपए बाई एक्वायरिंग एजेएल थ्रू देयर ओन्ड प्राइवेट कंपनी वाईएल। इनकी जो प्राइवेट कंपनी थी यंग इंडिया, इसके माध्यम से दोस्तों एजेएल को इन्होंने एक्वायर कर लिया और लगभग 1600 करोड़ के आसपास की दोस्तों प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो एक तरह से फ्रॉड है, जिसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में क्या हुआ, यंग इंडिया लिमिटेड में दोस्तों पेड ओनली 50 लाख रुपए एंड दे गोट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो एजेएल ओवर 2000 करोड़ रुपए। भाई केवल 50 लाख रुपए दे गया, 2000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। अब साथ में इन्होंने एक तो ये चीज इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये 50 लाख देखिए 2000 करोड़ के मालिक कैसे बने। साथ में इसने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, आपको पता हो तो एजेएल को 90 करोड़ रुपए, ठीक है। अब एजेएल दोस्तों अखबार तो छापते छापता था, साथ में कमर्शियल काम भी करता था। कैसा? एजेएल के पास खूब सारी प्रॉपर्टियां थी, कुछ प्रॉपर्टियां उसने बिजनेस के लिए लोन पे दे दी थी, कोई किराए पर दे रही थी, या फिर रेंटल इनकम वगैरह इसके पास थी। तो जो कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ लोन दिया, बेसिकली इलीगल है। कैसे? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कमर्शियल काम के लिए लोन नहीं दे सकती, ऐसा कानून में लिख रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था। तो गिव्स द 90 करोड़ लोन टू एजेएल, इट इज इलीगल फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू लेंड मनी फॉर कमर्शियल पर्पज अंडर पीआरए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 एंड इनकम टैक्स एक्ट और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 इसके तहत दोस्तों ये इलीगल है, ये क्राइम है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कमर्शियल काम के लिए लोन दे। यहां तक बात ठीक है। तो ये 3 आरोप मोटा मोटी इन्होंने लगाए दोस्तों। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला, आप सबको पता है मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट में लगा। तो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के उसमें जज ने साहब ने 2014 में ये कहा कि दैट प्राइमा फेसी एविडेंस अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड वाज फाउंड। जो भी अपराधी है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या अन्य लोग हो, उनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है। मतलब जज साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि इस मामले में दोस्तों प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया ये सबूत मिल रहा है कि भाई फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत हुआ है। ऐसा इन जज साहब का राय था। बाद में ये दोस्तों सोनिया गांधी जी वगैरह हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट से फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस दोस्तों इसको मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट चलता रहा है। और फाइनली अभी आज के दिन में आप सबको पता है कि इनको बेल पे बाहर 2015 में जो दिल्ली कोर्ट ने इनको क्या किया, अनकंडीशनल बेल दे दी कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक ये जांच चलती रहेगी। तो जांच तो अभी चल रही है।
तो यहाँ तक तो मामला था भाई इसको कोर्ट का। इसके बाद इसमें कूद गई, 2014 में चुनाव हुआ, आप सबको पता है, और मोदी सरकार बन गई। मोदी सरकार बनते दोस्तों इसमें कूद गए कौन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स। कौन कौन आ गया मैदान में? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी एंड इनकम टैक्स। इनका ये कहना था कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का शामिल है, जैसे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का करना का, वो मैंने बताया था डोटेक्स ने 1 करोड़ रुपए दिया वाईआईएल को, कहां से आए वो, क्या उसका रिकॉर्ड है? कुछ रिकॉर्ड नहीं है उसका। इस प्रकार से इन्होंने ये मामला बैठाया दोस्तों कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो 2014 में ईडी ने स्टार्टेड एक प्रोब टू डिस्कवर इफ देयर वाज एनी मनी लॉन्ड्रिंग केस। बीच में ये बहुत नोट में रहा था दोस्तों। 2022 में ईडी ने क्या किया था? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को क्वेश्चन किया था। 3 दिन तक या 4 दिन तक राहुल गांधी जी को बुला के ईडी के ऑफिस में जांच करी थी। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने काफी हंगामा भी किया था, इसके ज्यादा सीएम दिल्ली में हंगामे में बैठे थे। ये सब चीजें पुरानी होगी, 2022 की बात है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें कूद गया। एक उसने भी क्या किया, अभी कि हमारी भी जांच चल रही है, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट का भी इसमें पूरे मामले में उल्लंघन हुआ है। ये पूरी बात थी जो इसके खिलाफ शिकायत कर रहे सुब्रमण्यम स्वामी का आर्गुमेंट या भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट। इनका बस एक पूरा कहना था इस तरह से लूट कर ली, 50 लाख देके 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गांधी परिवार ने, ये कहना। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है दोस्तों? तो मैंने बताया कांग्रेस लीडर जो जयराम रमेश जी का कल स्टेटमेंट आया जब एफआईआर दर्ज होगी, तो इट इज ए बोगस केस, ये एक बोगस फर्जी केस है, इसमें कोई दम नहीं है। यानी अलीज्ड वेंडेटा अगेंस्ट द पार्टी टॉप लीडर बाय पीएम मोदी। बेसिकली जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी जी हो, उनके खिलाफ पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? एक राजनीतिक प्रतिशोध का काम ले रहे हैं। पीएम मोदी जी क्या कर रहे हैं? राजनीति की प्रतिशोध का भावना से काम कर रहे हैं। इस केस में कोई दम है नहीं। अब क्यों नहीं है? तो इसका 1 बाय 1 करके मैंने कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट से दोस्तों इसको लिया। तो ग्राम टॉप लोन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफिस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को लोन देती है तो ये कोई अपराध नहीं है भारत में। क्या नहीं है? नॉट क्रिमिनल ऑफिस अंडर एनी लॉ। जो 90 करोड़ लोन दिया गया था बाय यूज्ड बाय नेशनल हेराल्ड, जो बेसिकली एजीएल को दिया था लोन, उसने वो क्या काम आया? तो जो नेशनल हेराल्ड की कर्मचारी थे उनको सैलरी दी, उनको वीआरएस किसी ने लिया तो उसको पेमेंट किया, कुछ नल बिजली के खर्चे वगैरह किए, तो ये सब दोस्तों उसके हेल्प के लिए किया गया था। इससे कोई बिजनेस का पर्पज तो शामिल था ही नहीं, ना तो कमर्शियल गेन करना शामिल था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था काफी टाइम से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का, तो उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए इसको लोन दे दिया। और लोन देना पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहीं से कोई तक इंडिया में कोई क्राइम नहीं है, इसलिए स्वामी जी का ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल खारिज हो जाती। सेकंड बात दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने खुद 2012 में क्लैरिफाई किया। इसने 2012 में बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसने एक लेटर लिखा सुब्रमण्यम स्वामी को और क्लैरिफाई किया कि देयर इज नो प्रोविजन इन द आरपीए एक्ट दैट प्रोहिबिट्स और कंट्रोल एक्सपेंडिचर बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। जो आरपीए एक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इनका ये कहना है कि ये आरपीए एक्ट के खिलाफ है, वो बिल्कुल गलत बात होती है। एलिगेशन ऑफ स्वामी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज दस पेटेंटली फॉल्स। जो स्वामी का जो आरोप है बिल्कुल क्लियरली गलत साबित होता है, इसमें कोई दमबाजी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही मना कर रहा है। साथ में दोस्तों जो 90 करोड़ का लोन दिया था टू एजीएल कैन नॉट रिपेड बाय एजीएल। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? लोन दिया किसको? एजीएल को। अब एजीएल इसको पेमेंट कर नहीं पा रही थी, तो क्या करता है ऐसी स्थिति में? अब कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर एजीएल को डायरेक्ट एक्वायर करना चाहती तो नहीं कर सकती थी, उसको अधिकार नहीं था दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंपनी एक्वायर करने की पावर नहीं है। इसलिए दोस्तों 2010 में क्या बनाए? यंग इंडिया लिमिटेड बनाई। भाई को देखो ये पूरी गेम में ये आरोप लगता है बार बार कि ये इंडिया लिमिटेड 2010 में कहां से आ गई? कोई जादू से पैदा होगी क्या? जानबूझ के षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई जो हमने 90 करोड़ लोन दिया था एजेल को, अब एजेल उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो हमको उसकी क्या चाहिए थी? इक्विटी चाहिए थी। इक्विटी तो देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, तो हमने एक कंपनी अलग से बना दी। 90 करोड़ लोन वाज कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एजीएल। हमने क्या किया? 90 करोड़ के लोन को एक शेयर में बदल दिया। और चूंकि कांग्रेस पार्टी तो शेयर होल्डिंग को रख नहीं सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई शेयर खरीद नहीं सकती। एक कांग्रेस पार्टी कैन नॉट ओन इक्विटी शेयर, द इक्विटी वर अलॉटेड टू यंग इंडिया लिमिटेड। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो शेयर को क्या कर सकती, एक्वायर नहीं कर सकती थी, तो कांग्रेस पार्टी की जगह उसके बिया पर एक यंग इंडिया लिमिटेड ने काम किया। और यंग इंडिया लिमिटेड दोस्तों कोई प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करते। यंग इंडिया लिमिटेड ने आज दिन तक गांधी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया। ये बेसिकली एक सेक्शन 25 कंपनी है, इट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। एक एजी क्या सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अगर इसको यंग इंडिया लिमिटेड के पास कोई पैसा भी आएगा तो उससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। इसके अलावा दोस्तों सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी जी क्या मैनेजिंग कमेटी में यंग इंडिया लिमिटेड में आर प्रोहिबिटेड ला फ्रॉम गेटिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है उसका सिद्धांत ये होता है कि उसके जो मैनेजिंग कमेटी में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, प्रोमोटर्स हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं देगी। तो ला ये कह रहा है, आप कह रहे हो कि भाई सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी से पैसा बढ़ाने की फिराक में, तो जब लॉ खुद कह रहा है कि यंग इंडिया लिमिटेड से कोई पैसा कंपनी आता भी है तो उससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को तो 1 रुपया भी नहीं मिलना। तो ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो कोई लाभ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ एनी गेन टू गांधी फैमिली डज नॉट अराइव, कोई ऐसा कोई उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके अलावा दोस्तों जो जितने भी नेशनल हेराल्ड के
जो असेट्स थे वो अभी भी क्या है, एचजेएल के पास में है। एचजेएल एसेट लिमिटेड आर ओन्ड बाय द कंपनी एंड नॉट शेयर होल्डर। भाई जो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी थी बेसिकली वो एचजेएल के पास में थी, न कि किसी शेयर होल्डर के पास में। इसलिए शेयर होल्डर का ये कहना कि बिना मुझसे पूछे ये शिफ्ट कर दिया गया, ये बात में दम नहीं है। नो वन हैज ट्रांसफर। और साथ में दोस्तों अभी तक किसी ने भी जो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अभी तक जाके जाएंगे कोई प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हो तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। संपत्ति इधर से उधर कब्जा कर लेते, कोई नाम कर लेते, तब तो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का बात बनती है। ऐसे तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मैटर ही नहीं है। और एचजेएल नॉट नॉर वाईएल विथड्रॉल सिंगल रुपए फ्रॉम एचजेएल। नहीं, अभी तक गैंग इंडियन लिमिटेड ने आज दिन तक एक एचजेएल पर एक सिंगल रुपए का भी वहां से उठाया है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।